हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एग्जाम स्टेटस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आर्यन भाटी एक बार फिर आपके साथ में माँ मैराथन, हिंदी की माँ मैराथन के साथ में आपके साथ हैं। और यहाँ पर जो आप लगातार 2 क्लासेस देख चुके हैं और इसके अंदर लगभग काफी विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूं कि आपके एसएसजीडी के अंदर बहुत अच्छे प्रश्न उस मैराथन से आए होंगे, आपने देखे होंगे। हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि आपने उन मैराथन में कितने सवाल आपके एग्जाम के अंदर मिले हैं। लगभग फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एक जो 27 तारीख को एग्जाम पूरा हो चुका है। आशा करते हैं आप इसी प्रकार से हमारे साथ विश्वास बना करके रखेंगे। कहते हैं ना, कहते हैं कीमत कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं सांस की होती है। कदर मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं जनाब, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। और उसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे एक तीसरी मां मैराथन क्लास के साथ में। यहां से बहुत अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे, मैं यकीन दिलाता हूं और आशा करता हूं आप पूरी इस क्लास को देखेंगे और अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। चले हम शुरू करते हैं आज की महा मैराथन क्लास। अब हमारे सामने पहला प्रश्न आएगा, इसका देखो पहला प्रश्न किस से संबंधित आ रहा है। अपन देखते हैं, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि अनन्या सने को पत्र लिखती है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग, इसके अंदर अपन को यहां पर क्रिया पूछी गई है कि इस क्रिया के अंदर देखिए, वापस शुरू करते हैं कि अनन्या सने को पत्र लिख रही है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए। तो अब ये जो हमारे पास में सामने सवाल आया है, ये क्रिया से संबंधित है। यानी कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहां पर जो प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कर इस वाक्य को वापस लिखना है, तो हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जिससे यहां पर देखते हैं, थोड़ा पर हम बढ़ाएंगे, यानी किसी की प्रेरणा से, किसी की प्रेरणा से क्रिया पूर्ण हो, वहां पर हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यानी किसी की प्रेरणा से जो क्रिया पूर्ण होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो यहां पर अपन को देखना है कि इस वाक्य को वापस लिखना है और प्रयोग किसका करना है? प्रेरणार्थक क्रिया का करना है। तो यहां पर पहला वाक्य क्या होने वाला? यह सवाल एज इट इज पूछा गया है एसएसजीडी 4 फरवरी 2025 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यह सवाल आया। तो देखिए, अनन्या सने को पत्र लिखेगी। अनन्या सने को पत्र लिख रही है और अनन्या सने को पत्र लिख रही है यहां पर। और इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अनन्या सने से पत्र लिखवाती है, यानी यहां पर जो है जैसे लिखवाना, पहुंचाना, बोलवाना, इस प्रकार किसी की प्रेरणा, यानी किसी की प्रेरणा से जो कोई भी क्रिया हो रही है, किसी की प्रेरणा से कोई क्रिया हो रही है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी? वहां पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणा यानी किसी की प्रेरणा से उत्पन्न होने वाली क्रिया, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस सब के अंदर यहां पर जो देखो, अनन्या सना से पत्र लिखवाती है। अब यहां पर जो है अनन्या किसकी प्रेरणा से पत्र लिख रही है? सनह की प्रेरणा से या सनहा की प्रेरणा से पत्र लिखवाती है। तो इसके अंदर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। तो इसी प्रकार हम जो आगे प्रश्न बढ़ते हैं, कौन सा प्रश्न आने वाला है?
देखिए आगे आपके सामने जो प्रश्न आएगा वो कैसा है। प्रश्न ऐसे जीडी जो है 4 फरवरी 2025 के अंदर सेकंड शिफ्ट में यह सवाल पूछा गया था। अब यह सवाल कैसा आ रहा है, देखिए सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है। सकर्मक क्रिया, अब यहां पर देखते हैं, बात करते हैं क्रिया की। जो क्रिया किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहली है अकर्मक क्रिया और दूसरी लेते हैं हम सकर्मक क्रिया। तो इनकी दोनों की क्या परिभाषा होती है या इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? अब यहां पर देखते हैं अकर्मक क्रिया अर्थात इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होगी और सकर्मक क्रिया के अंदर कर्म प्रधान होता है। अब देखते हैं कि यहां पर जो सकर्मक क्रिया कैसे होती है, इसकी परिभाषा यानी जो क्रिया व्यापार का फल किसके ऊपर पड़ता है? क्रिया व्यापार का फल हमेशा यहां पर कर्ता के ऊपर पड़ता है, कर्ता पर पड़े। यानी अकर्मक के अंदर क्रिया व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है और सकर्मक के अंदर जो है क्रिया व्यापार का फल कर्ता को छोड़ करके किसके ऊपर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। तो ये बात अपन के पास में बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने इसको समझा है कि सकर्मक के अंदर क्रिया व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है और सकर्मक के अंदर क्रिया व्यापार का फल किसके ऊपर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। तो अब ये प्रश्न अपन को क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है? अब यहां पर देखिए कि सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है, यहां पर देखना है। देखो पहला, शीला पत्र लिखती है, मोहन रोटी खाता है, उपासना दूध पीती है और राम बहुत रोता है। अब सकर्मक की दृष्टि से अशुद्ध है अर्थात वो सकर्मक नहीं है, वो क्या है? अकर्मक है। तो यहां पर देखिए कि सकर्मक की दृष्टि से अशुद्ध है, तो यहां पर राम बहुत रोता है। अब यहां पर वाक्य देखते हैं शीला, इसमें समझता अपन को शीला पत्र लिखती हैं, शीला पत्र लिखती हैं। अब शीला क्या है? कर्ता, ठीक है ना। क्रिया क्या है? क्रिया है लिखना, क्रिया इसमें है लिखना। अब लिखने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? शीला के ऊपर नहीं पढ़कर किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। पत्र क्या है? कर्म है, पत्र है कर्म। तो यहां पर जो है सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से मोहन रोटी खाता है। अब खाना क्या है? क्रिया है और मोहन क्या है? कर्ता है। तो खाने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? रोटी के ऊपर पड़ रहा है। तो रोटी इसके अंदर क्या हो जाएगी? रोटी इसके अंदर कर्म हो जाएगी अर्थात ये वाक्य भी क्या है? सकर्मक है। क्या है? सकर्मक, ये भी सकर्मक है। अब यहां पर उपासना दूध पीती है, अब पीना क्रिया हो गई, उपासना कर्ता हो गया, कर्ता हो गई और यहाँ पे दूध पीने का प्रभाव क्या है? पीने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? दूध पर पड़ रहा है। तो दूध इसमें भी बिल्कुल कर्म है, तो ये भी सकर्मक हो गया, ठीक है ना। अब जो है इसमें जो वाक्य हो रहा है अकर्मक कौन सा है? इसमें अकर्मक वाक्य है राम बहुत रोता है। अब रोने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता पर ही पड़ रहा है, राम पर ही पड़ रहा है अर्थात इसमें जो है राम क्या हो जाएगा? कर्ता है और ये जो कर्म है, क्रिया है, उसका प्रभाव सीधा किसके ऊपर पड़ रहा है? यहां पर कर्ता के ऊपर पड़ रहा है अर्थात जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े वो तो क्या है? सकर्मक, और कर्म पर पड़े वो है अकर्मक, ठीक है ना। तो इसको अपन को ध्यान में रखना है। ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर अपन को आगे आने वाले जितने भी क्रिया संबंधी सवाल होंगे उसके उत्तर हम आसानी से दे सकेंगे। तो देखिए समझा कर काम करना चाहिए, विकल्प में से चुन करके बताइए कि
उक्त वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार की क्रिया है। अब यहाँ पर जो रेखांकित पद यहाँ आया हुआ आपके, ठीक है ना, तो ये जो किस प्रकार की क्रिया होगी, ये यहाँ पर पुनरुक्त क्रिया होगी। पुनरुक्त क्रिया कैसे होगी कि एक ही क्रिया जब दो बार प्रयुक्त हो, एक ही क्रिया जब दो बार प्रयुक्त हो, दो बार प्रयुक्त होती है, तब यहां पर कौन सी क्रिया होती है, वहां पर पुनरुक्त क्रिया होती है। पुनरुक्त, पुनः का मतलब दोबारा, उक्त का मतलब कथन, यानी एक ही कथन को दो बार जब प्रयोग किया जाता है तो वहां पर पुनरुक्त क्रिया होगी, ठीक है ना। संयुक्त क्रिया, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जब दो क्रिया एक साथ हो, दो क्रिया जब एक साथ होगी तब वहां पर संयुक्त क्रिया होगी। अब प्रेरणार्थक क्रिया, किसी की प्रेरणा से क्रिया संपन्न हो, प्रेरणा से क्रिया संपन्न हो, तब कौन सी क्रिया होगी, तब प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब आ रहा है नाम धातु क्रिया, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। आगे इससे संबंधित सवाल आपके साथ में पूछे जाएंगे। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया के अंदर जो क्रिया के साथ संज्ञा व विशेषण शब्द होंगे, विशेषण शब्द होंगे। तो हम अपने तीनों पर चर्चा करिए, चारों ऑप्शनों पर अच्छी तरीके से हमने देखा है कि कौन सी क्रिया किस प्रकार से होती है। पुनरुक्त क्रिया, जब दो क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो या दो शब्द एक साथ प्रयुक्त हो, दोनों क्रिया। संयुक्त क्रिया, दोनों क्रिया एक साथ संपन्न हो, यहाँ पर दोनों ही जो कथन होते हैं, एक जैसे कथन दो बार प्रयुक्त होते हैं, और यहाँ पर संयुक्त क्रिया के अंदर एक ही क्रिया एक साथ होती है, दो क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा के साथ क्रिया संपन्न होती है, यानी किसी की दूसरे की प्रेरणा से क्रिया संपन्न होती है, और क्रिया जो है संज्ञा या विशेषण के साथ में संपन्न होती है, यानी क्रिया के साथ में संज्ञा और विशेषण भी हो, तब उसके अंदर कौन सी क्रिया होगी, यहां पर जो है नाम धातु नाम बोधक क्रिया होगी। चले, इसके अंदर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पुनरुक्त क्रिया, समझ करके, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कैसे आने वाला है। अब अगला प्रश्न आपके सामने बहुत शानदार और जानदार आने वाला, देखिए कैसा प्रश्न आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अब जस्ट हमने क्रिया पढ़ी है, अकर्मक क्रिया, इसको एक बार दोबारा इसको दोहरा लेते हैं, यानी अकर्मक क्रिया के अंदर क्रिया व्यापार का फल सीधा कहां पर पड़ता है, क्रिया व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। ये ध्यान रखना, नोट कर लेना इसको कि अकर्मक क्रिया के अंदर क्रिया व्यापार का फल सीधा कहां पर पड़ रहा है, सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। और सकर्मक के अंदर सीधा क्रिया व्यापार का फल कहां पर पड़ेगा, सीधा कर्म पर पड़ेगा। किसके ऊपर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। तो यहां पर अपन को क्या ढूंढना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, सीता खाना बनाती है, सीता खाना बनाती है, सीता इसमें क्या है, सीता इसमें कर्ता है, और बनाना इसमें क्या है, क्रिया है। अब खाना इसके अंदर कर्म है, क्या है, कर्म, अर्थात ये क्या है, सकर्मक वाक्य है, सकर्मक वाक्य है। खाना का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, बनाने का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, ठीक है ना। अशोक हंसता है, अब हंसना इसमें क्या है, हंसना इसके अंदर क्रिया है, क्या है, क्रिया है। अब हंसना इसमें क्रिया है, अब हंसने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, सीधा का सीधा अशोक पर पड़ रहा है। किसके ऊपर, अशोक इसमें क्या है, करता है, करता है। तो इसके अंदर जो ये वाक्य होगा वो होगा, इसमें जो ये वाक्य होगा वो होगा अकर्मक, क्या होगा, अकर्मक, ठीक है ना। हंसा रोती है, तो रोने का प्रभाव हंसा के ऊपर पड़ रहा है, इसका मतलब ये क्रिया कैसी हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, अकर्मक। और सोना चमकता है, चमकने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, सोने पर पड़ रहा है, तो ये भी हो जाएगी अकर्मक। ये चीज अपन को ध्यान में रखना है कि जहां पर सीधा क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, तो अकर्मक ही होगा। अब दूसरा इसको समझने का तरीका है, या जब भी एग्जाम होते हैं तो इतना हमारे पास समय नहीं रहता है कि हम इस प्रकार से ढूंढ करके या निकले, अपन को जल्दी से जल्दी सवाल तक के उत्तर तक पहुंचना है। तो यहां पर एक ट्रिक काम करेगी जिसको आपको अच्छे तरीके से समझना है कि यहां पर कर्म अपन को क्या से
क्या से प्रश्न करना है। जैसे देखो, सीता खाना बनाती है, सीता क्या बनाती है? उत्तर आ गया खाना, उत्तर आ गया खाना। तो जहां पर उत्तर आ जाता है वहां पर क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक होगी। और जहां पर उत्तर नहीं आता है वहां पर क्रिया कौन सी होगी? वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। जैसे अशोक हंसता है, अशोक क्या हंसता, अशोक क्या हंसता, उत्तर नहीं आया ना। उत्तर जहां पर नहीं मिलता है वहां पर अकर्मक होगा। हंसा रोती है, हंसा क्या रोती है। इसी प्रकार से अपन को उत्तर तक जल्दी पहुंचना है। यहां पर अकर्मक का उदाहरण नहीं है तो पहला ही इसके अंदर ऑप्शन सही है, ये सकर्मक का उदाहरण है, बाकी तीनों ही अकर्मक का उदाहरण है होता है। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखो कैसा आने वाला है। अगला प्रश्न आने वाला आपका, उसने नहाने के बाद भोजन किया। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद के बदले उचित पूर्वकालीन क्रियापद भर करके वाक्य को पूर्ण करना है। अब यहां पर जो है उसने नहाने के बाद भोजन किया, यहां पर उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद, रेखांकित पद यहां पर जो है ये रेखांकित पद आ रहा है आपका। तो इसको सही भर करके अपन को क्या करना है? पूर्वकालीन क्रिया पद भरना है। पूर्वकालीन क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया क्या होती है? पूर्वकालीन क्रिया होती है किसी भी क्रिया से पहले जो क्रिया हो जाती है, पहले जो क्रिया संपन्न होती है उसे पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया से पहले जो क्रिया संपन्न हो जाती है उसे पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। तो यहां देखिए पूर्वकालीन क्रिया क्या है, इसके अंदर पूर्वकालीन क्रिया है नाकर। क्या है? नाना नहीं है, नहाकर। तो क्या आएगा? उसने नहाकर के बाद में भोजन किया, यानी पहले क्रिया की नहाने की, उसके बाद भोजन बनाने की क्रिया की। तो यहां पर जो है नहाकर क्या हो जाएगा? पूर्वकालीन क्रिया हो जाएगी। यहां पर ये इसका पहचान ये है कि जहां से कर, पीछे जिस शब्दों के पीछे कर लगता है वो शब्द किसके होंगे? पूर्वकालीन क्रिया के होंगे। इसको अपन को अच्छी तरीके से पहचानना है और यही पहचान का सही तरीका होता है या ट्रिक होती है या तरीका होता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने फिर से आ रहा है एसएसजीडी। एसएसजीडी 27 जनवरी 2023 के अंदर 4th शिफ्ट में यह सवाल पूछा गया है एज इट इज। सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अब जो हमने ट्रिक काम में बताई है वो ट्रिक यहां काम लेते हैं, देखते हैं। सोवन साइकिल चलाता है, सोवन क्या चलाता है? उत्तर आ गया साइकिल, अर्थात वो क्रिया कैसी हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे आपके सामने आ रहा है मोहन दूध पीता है। मोहन क्या पीता है? दूध। तो इसमें भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना, सकर्मक क्रिया। बालक रोता है, दौड़ता है, बालक क्या दौड़ता है? उत्तर नहीं मिला। बालक क्या दौड़ता है? तो ये वाक्य हो जाएगा अकर्मक। क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी आपके सामने। श्यामा ढोलक बजाती है, श्यामा क्या बजाती है? ढोलक। तो ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? ये सकर्मक वाक्य हो जाएगा। इस प्रकार से अपन को यहां पर देखना है कि सकर्मक का उदाहरण नहीं है। अब यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर बालक दौड़ता है, ये सकर्मक का उदाहरण नहीं है। इसी प्रकार से हमें उत्तर तक पहुंचना है। चले हम आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से सकर्मक का उदाहरण। यहां पर अगला सवाल देखो कौन सा आ रहा है। अगला सवाल आ रहा है निम्नलिखित में से क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का गलत प्रयोग किसमें हुआ है? ये भी एसएसजीडी 2023 के अंदर पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यह सवाल आया है। तो देखिए इसमें प्रेरणार्थक रूप का गलत प्रयोग हुआ है। बिठाना, बिठवाना, बिल्कुल सही है। बिठाना और बिठवाना, प्रेरणा, प्रेरणा से कोई काम हो रहा है। लिखना, लिखवाना, ये भी किसी की प्रेरणा से लिखवा रहा, काम हो रहा, क्रिया हो रही है। ठीक है ना। दिलाना, दिलवाना, ये भी सही है। यहां पर बी ऑप्शन एकदम आपका यहां गलत प्रयोग हुआ प्रेरणार्थक का। टकराना, खुद टकराव का टकराना हो जाएगा। टकराव का क्या हो जाएगा? टकराना। टकरवाना, ये यहां पर बिल्कुल गलत है। टकराना खुद एक प्रेरणार्थक क्रिया है, किसी की प्रेरणा से काम हो रहा है, किसी की प्रेरणा से काम हो रहा है। जैसे मोहन बैठा है, ठीक है, और मोहन लिखता है, या कह सकते हैं कि मोहन किसी की प्रेरणा से उसको लिखवाया जा रहा है। तो लिखवाना क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। लिखवाना क्या हो गई?
प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। या कोई बोल नहीं रहा है, उसको बोलवाया जा रहा है, बुलवाना क्या हो गया, बुलवाना क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ये चीज अपन को अभी एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा शब्द क्रिया शब्द है। आसानी समझ सकते हैं, ये जो वाक्य दिया हुआ है इसमें क्रिया अपन को आसानी से समझनी है। देखो, मैंने आशा को मीनार दिखाई। अब यहां पर जो है अपन को देखना है कि क्रिया शब्द, तो दिखाना क्या हो गई, क्रिया। दिखाना क्या हो गई, क्रिया। यहां पर क्रिया को कैसे पहचानते हैं, देखो इसमें हम चर्चा करते हैं थोड़ी कर्म के ऊपर। और देखिए, जैसे मैंने आशा को मीनार दिखाई। यहां पर जो वाक्य है, यहां पर आशा क्या, यहां पर जो मैंने है वो क्या है, मैंने यहां पर है कर्ता, क्या है, कर्ता, ठीक है ना, मैंने कर्ता है। अब मीनार और आशा दोनों ही इसके अंदर क्या है, कर्म है। दोनों ही क्या है, किसी भी वाक्य के अंदर दो कर्म भी हो सकते हैं, दोनों ही इसके अंदर है कर्म, ठीक है। और दिखाना क्या हो गया, दिखाना है क्रिया। दिखाना इसके अंदर क्रिया है, तो यहां पर जो है मैना है, दिखाना वो क्रिया शब्द हो जाएगा। ये यहां पर बिल्कुल एकदम सटीक उत्तर है। आगे प्रश्न आपके सामने आ रहा है, उसको अच्छी तरीके से देखना है, समझना है, और लगभग आपको रेगुलर उसको देखते रहना है, जिससे आपको कोई भी सवाल आपका कहीं पर गलत न हो। तो देखिए, संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली जो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है, रेखांकित पद को बदल करके शुद्ध कीजिए। ये यहाँ जो रेखांकित पद है उसको अपन को बदलना है। सवाल क्या आ रहा है, पीछे मैंने बताया था आपको कि संज्ञा या विशेषण के मेल से जो बनने वाली क्रिया होती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया, ठीक है, या कह सकते हैं नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया। जैसे लाठी मारी, यहां पर जो लाठी मारी, देखो इसमें जो लाठी और मारी ये दोनों क्रिया अपन, जो लाठी से क्रिया हो रही है, तो लाठी शब्द क्या है, लाठी यहां पर संज्ञा शब्द हो गई। तो यहां पर लाठी और मारना, लाठी या लाठियां मारना, ठीक है ना। तो इसमें जो है मारना शब्द क्या हो गया, क्रिया है, परंतु क्रिया यहां पर लाठियां शब्द के साथ में ये क्रिया जुड़ रही है। तो यहां पर जो लाठियां शब्द क्या है, ये पूरा ही शब्द ही नाम बोधक क्रिया हो जाएगी, नाम बोधक क्रिया, ठीक है। और क्रियार्थक का मतलब हो गया कि किसी भी काम से पहले क्रिया का संपन्न होना। आगे हम देखते हैं, इसके अंदर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम सही है। यहाँ प्रेरणार्थक की जगह क्या आ जाएगा, नाम बोधक क्रिया आ जाएगी, जो संज्ञा और विशेषण के मेल से बनती है। आगे हम बात करते हैं ऐसे प्रश्न के ऊपर जो हमने पीछे जैसे ही देखा है इसको, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है ना। धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, सीता राधा से पत्र लिखवाती है, मोहन ने खाना बना लिया और मुझे पढ़ने दो। अब इसमें अपन को ही देखना है कि किसकी प्रेरणा से काम हो रहा है। अब देखो, सीता राधा से पत्र लिखवाती है, तो सीता की प्रेरणा से राधा काम कर रही है, तो यहां पर इसका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और पढ़वाती ये कैसी क्रिया हो जाएगी, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, किसी के प्रेरणा से काम संपन्न हो रहा है। आगे देखना अपन को, आगे आ रहा आपके सामने, यहां पर काल से संबंधित सवाल आएगा। काल एक बहुत अच्छा प्रकरण है, उसमें से सवाल बनते हैं हिंदी के अंदर, लगभग काफी सवाल आते हैं इस प्रकरण से। तो अपन को देखना है कि कैसा सवाल आपके सामने आ रहा है काल से। रमेश घर गया, रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण करो। संदिग्ध भूतकाल अपन को देखना है, जो काल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला है वर्तमान काल, वर्तमान काल,
यानी वर्तमान स्थिति को अवगत करवाने वाले जो वाक्य होते हैं वो वर्तमान काल के अंदर होंगे। वर्तमान काल और भूतकाल बीते हुए समय के बारे में जानकारी दिलवाते हैं। बीते हुए समय के बारे में गया, होगा, होगा, था, ठीक है ना, या गया था, ठीक है ना, इसमें पीछे वाक्य के अंदर है होगा वर्तमान के अंदर। और भविष्य काल, भविष्य काल ये 3 प्रकार का काल होगा। भविष्य काल के अंदर अपन को किसी आने वाले समय के बारे में जानकारी मिलती है। वर्तमान काल जो समय चल रहा है उसके बारे में जानकारी मिलेगी काल के बारे में। भूतकाल बीते हुए समय के बारे में जानकारी होगी, बीते हुए समय के बारे में। और भविष्य काल आने वाले समय के बारे में जानकारी होगी, ठीक है ना। तो यहां पर उनके पीछे क्या आएगा, देखो संदिग्ध भूतकाल क्या होगा। संदिग्ध भूतकाल में अब यहां पर संदिग्ध भूतकाल लिखना है। संदिग्ध भूतकाल, इसके भूतकाल के भी 3 प्रकार होते हैं, फिर उसको हम आगे चर्चा में लेंगे। संदिग्ध भूतकाल, अब यहां पर देखना रमेश घर आ रहा था। अब जहां पर था पीछे आ रहा है वो कैसा होगा, जहां पर था वगैरह साथ में आ रहा है, पीछे आ रहा है, वो वाक्य हमेशा कैसा होता है, ठीक है ना, हमेशा भूतकाल होता है। तो यहां पर संदिग्ध भूतकाल नहीं है। संदिग्ध भूतकाल मतलब उसमें संदेह हो रहा है, ठीक है ना, होगा या नहीं होगा, संदेह उत्पन्न हो रहा है। रमेश घर आया था, ये भी यहां पर सामान्य भूतकाल है, ठीक है ना। रमेश घर आएगा, रमेश घर आएगा, ठीक है ना, आएगा इसमें तो भविष्यकाल है, आएगा इसमें क्या हो जाएगा, भविष्यकाल। और रमेश घर आ गया होगा, अब आ गया होगा ये पता नहीं है आया है या नहीं आया है, संदेह हो रहा है, ठीक है ना, आ गया होगा, तो इसके अंदर संदिग्ध भूतकाल है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसके अंदर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा आने वाला। अगला प्रश्न भी आपका आ रहा है भूतकाल से संबंधित, ठीक है ना, भूतकाल से संबंधित आ रहा है। बीते हुए काल के बारे में अपन को जानकारी देने वाला वाक्य आएगा। सुयस अमेरिका गया होगा। उपयुक्त वाक्य को पूर्ण भूतकाल का प्रयोग करते हुए पुनः लिखना है। और ये आपके 23 जनवरी 2023 के अंदर शिफ्ट सेकंड के अंदर वैसा एज इट इज सवाल आपके सामने पूछ लिया गया है। तो चले दोस्तों इसके बारे में अपन देखते हैं कि यहां पर जो इसको अपन को कैसा वाक्य बनाना है, पूर्ण भूतकाल बनाना है, ठीक है, पूर्ण भूतकाल। वाक्य भूतकाल ही है परंतु उसको पूर्ण भूतकाल बनाना। देखो सुयस अमेरिका जाएगा, सुयस अमेरिका गया था, यहां पर गया था पूर्ण भूतकाल, गया था पूर्ण भूतकाल है, ठीक है ना। अमेरिका गया है ये भी एक तो बिल्कुल एकदम कैसा वाक्य है, वर्तमान काल वाक्य है, वर्तमान काल का वाक्य है, ठीक है ना, वर्तमान काल। जा रहा, सुयस अमेरिका जा रहा था, ये जा रहा था ये अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। अपूर्ण भूतकाल अर्थात कार्य पूरा नहीं हो रहा है, पूर्ण नहीं हो रहा है, जा रहा था अभी तक गया नहीं, पूर्ण नहीं हो रहा है। तो यहां पर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। सुयस अमेरिका गया था ये पूर्ण भूतकाल है, ठीक है, गया होगा ये संदिग्ध है, संदिग्ध भूतकाल है, जबकि इसको अपन को कैसा वाक्य बनाना है, यहां पर है पूर्ण भूतकाल के अंदर इसको बदलना है। तो यहां पर पूर्ण भूतकाल कार्य पूरा हो चुका है, तो आपका बी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है। चले आप आगे बात करते हैं। मैंने घर की सफाई करूंगा, मैं जो है घर की सफाई करूंगा और तुम स्नान तब स्नान करूंगा। निम्नलिखित विकल्प में से उन इस जो है वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। अब यहां पर वाक्य से संबंधित सवाल आ गया। वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के, शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब अर्थ के आधार पर वाक्य यहां पर पूछा गया है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, सीधा प्रश्न आ सकता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सरल वाक्य, पहला होता है सरल वाक्य, ठीक है ना, पहला सरल वाक्य। दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा है मिश्र वाक्य, ठीक है ना, मिश्र वाक्य। अब तीसरा कौन सा है, तीसरा आपके सामने आ रहा है, तीसरा आपके सामने आ रहा है संयुक्त वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य, ठीक है। अब यहां पर अपन को देखना है
कि यहां पर वाक्य कैसा दिया हुआ है, वाक्य यहां पर संयुक्त वाक्य दिया हुआ है। संयुक्त वाक्य की पहचान अपन को ढूंढनी है। संयुक्त वाक्य के अंदर या, और, ये अथवा, अथवा, पर, किंतु और परंतु, इन योजक शब्दों के साथ में जुड़ा हुआ वाक्य रहता है। ठीक है ना, हमेशा इन योजक शब्दों के साथ में जब वाक्य जुड़ता है तो आपको समझ लेना है कि ये वाक्य कैसा है, ये वाक्य संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। और जो, जिससे, जिसका, उसका आदि वाक्य से जुड़ा हुआ जो शब्द होता है वो हमेशा मिश्र वाक्य होता है। तो देखिए यहां पर अपन को देखना है जल्दी से कि मैं घर की सफाई करूंगा और तब स्नान करूंगा, इसको अपन को किसमें कन्वर्ट करना, बदलना है, सरल वाक्य के अंदर बदलना है। सरल वाक्य इसमें क्या हो जाएगा कि सफाई करने के बाद स्नान करूंगा, सफाई करने के बाद स्नान करूंगा, मैं घर की सफाई कर स्नान करूंगा। ये यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, यहाँ पर एकदम इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले हम आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बी वाक्य से संबंधित है। कैसा वाक्य आ रहा है इसकी तरफ देखते हैं कि दुर्भाग्य से वह परीक्षा में बैठ नहीं सका, निम्नलिखित विकल्प में से उस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित संयुक्त वाक्य होगा। अब यहां पर जो यहां दिया हुआ है दुर्भाग्य से वह परीक्षा में बैठ नहीं सका, एक वाक्य दिया है, उसको अपन को क्या बनाना है, संयुक्त वाक्य बनाना है। ठीक है, संयुक्त वाक्य बनाना है। अब यहां पर जो देखना है उसका जो है उचित विकल्प क्या होगा। उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में नहीं बैठ सका, उसका दुर्भाग्य कि वह परीक्षा में बैठ नहीं सका। ठीक है, ये तो यहां पर बिल्कुल गलत है। उसका दुर्भाग्य था और परीक्षा में, और शब्द आते क्या हो गया, संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य इसका कौन सा है उचित संयुक्त वाक्य होगा, उसको अपन को देखना है। उसका दुर्भाग्य था और वह परीक्षा में पास नहीं हुआ, या पास नहीं हुआ, यह गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, अब अपन को सही ऑप्शन तक जाना है। अब सही ऑप्शन अपन का क्या है, यहां पर ये देखो, इसलिए वह परीक्षा में इसलिए वह परीक्षा में उसका दुर्भाग्य था और बैठ नहीं सका, इसलिए वह परीक्षा में, यहां पर यह वाक्य गलत हो गया। आपका पहला ऑप्शन यहां पर सही है, उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ नहीं सका। यह कैसा वाक्य हो जाएगा, यहां पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना, उचित संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना था और हमने यहाँ पर एक ऑप्शन सही किया है। आगे देखिए, आगे भी आपका वाक्य संबंधी सवाल आ रहा है कि यद्यपि उसने चोरी की तथापि वह पकड़ा नहीं गया, निम्नलिखित में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित संयुक्त वाक्य होगा। अब यहां पर देखना है कि इसमें उचित संयुक्त वाक्य कौन सा होगा। सरल वाक्य दिया हुआ है, उसको अपन को संयुक्त वाक्य में बनाना है। सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो यहां पर जो है अपन को देखना है, सीधी पहचान पकड़नी है कि संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है। तो यहां पर देखें कि संयुक्त वाक्य, उचित संयुक्त वाक्य होगा, उसके लिए उचित संयुक्त वाक्य, उसने चोरी की पर वह पकड़ा नहीं गया। ठीक है ना, वह चोरी की पकड़ा नहीं गया, चोरी की पकड़, इसमें जो है सबके अंदर संयुक्त वाक्य की पहचान नहीं आ रही है। इसके अंदर यहां देखो पर शब्द आ रहा है। ठीक है ना, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है, पहचान है वो हमेशा किससे जुड़ा रहता है, अथवा से, और, ठीक है, या, किंतु, परंतु, ठीक है ना, पर, इन शब्दों के साथ में उनका जुड़ा होता है। यानी दो वाक्य होते हैं और दोनों ही स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। तो जहां पर स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वहां पर हमेशा कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। और इसमें जो संयुक्त वाक्य है, एक नंबर ऑप्शन सही है। इसको हमने क्या बनाया है, संयुक्त वाक्य के अंदर कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। मिश्र वाक्य को हमने कैसा बनाया है, संयुक्त वाक्य को बनाया है। ये तदापि उसने चोरी की, यद्यपि और तदापि, ये जो शब्द किस में आ रहा है, संयुक्त मिश्र वाक्य के अंदर आएंगे। तो यहां पर संयुक्त वाक्य आपका पहला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे आपके सामने जो प्रश्न आ रहा है वो प्रश्न है वाक्य से संबंधित फिर से। ठीक है ना, यदि नरेश स्वयं ने आया तो अपने पुत्र को भेजेगा, वाक्य ये है। ठीक है ना, निम्नलिखित विकल्प में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित संयुक्त वाक्य होगा। जैसे पहला प्रश्न हमने पढ़ा था पीछे वाला, वैसा का वैसा एज इट इज सवाल यहां पर वापस पूछा गया है। तो देखिए
यहां पर क्या है कि नरेश अपने पुत्र को भेजेगा, सोम आएगा, गलत है। सोम आएगा या अपने पुत्र को भेजेगा, ये भी यहां पर गलत है, ये भी गलत हो गया। अपने पुत्र को भेजेगा तो नरेश सोम आएगा, यहां पर भी ये सही नहीं है, ठीक है ना। इसका डी ऑप्शन सही है, नरेश सोम आएगा या अपने पुत्र को भेजेगा। यहां पर जो या शब्द है वो क्या है, किसकी पहचान दिलवा रहा है, ये दिलवा रहा है किसकी पहचान, संयुक्त वाक्य की पहचान, और अपन को संयुक्त वाक्य ही यहां पर लिखना है। ये ध्यान रखना है, अथवा या किंतु परंतु या पर, ठीक है ना, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। जिस वाक्य के बीच में ये शब्द सही जगह पे लगे होते हैं और दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, एक स्वतंत्र वाक्य और दूसरा उपवाक्य भी स्वतंत्र होता है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, वहां पर जो वाक्य कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य होगा। आगे फिर भी वाक्य आ रहा है संयुक्त वाक्य संबंधित, ये जो वाक्य से ही सवाल आ रहा है, रेगुलर हमने 3-4 सवाल लिए हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है, मिश्र वाक्य का प्रयोग इसमें नहीं हुआ, ये देखना है, ठीक है ना। जो जागता है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। बिल्कुल सही बात है, जो जागता रहेगा वो पाएगा, परिश्रम करके मेहनत करके जगेगा, दिन रात कोशिश करेगा तो उसको सफलता मिलेगी, और जो सोएगा वो हमेशा खोएगा। तो ये वाक्य कैसा मिश्र वाक्य है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो से और सो से दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, मिश्रित है। मैं उस अध्यापक से मिला था जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। यहां पर भी देखना है संयुक्त वाक्य नहीं है, उसको पहचानना है। आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं, आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। अब ये सारा जो है मिश्र वाक्य है, ये भी मिश्र वाक्य जिससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और की से भी जुड़ा हुआ, आश्रित वाक्य की से शुरू हो रहा है। यहां पर शिक्षक आया और राम पढ़ने लगा, ठीक है ना, और शब्द के साथ में जो वाक्य जुड़ा होगा वो कैसा होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ये हमने चर्चा कई बार इसकी कर ली है, ठीक है ना। और बीच में योजक चिन्ह जुड़ा हुआ होगा, योजक चिन्ह से ये वाक्य जुड़ा हुआ होगा, तो वाक्य हमेशा कैसा होगा, मिश्र वाक्य होगा। ये बिल्कुल यहाँ पर सारे जो है मिश्र वाक्य हैं, या मिश्र वाक्य का प्रयोग इसमें ये जो है डी ऑप्शन, इसमें संयुक्त वाक्य का प्रयोग हुआ है। तो आगे चल देखते हैं कौन सा प्रश्न आ रहा है। आगे प्रश्न आपके सामने, जब मदारी डमरू बजा रहा था तब बंदर नाच रहा था। विकल्प में से किस वाक्य, जो इस विकल्प में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित संयुक्त वाक्य होगा। ये फिर वाक्य से संबंधित सवाल आ रहा है, तो इसमें संयुक्त वाक्य की पहचान अपन को पता ही है, और ये यहाँ पर और आ रहा है, तो सीधा ही आपको देखना है कि इसमें ऑप्शन सही कौन सा होने वाला है। इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम सही होने वाला। आगे कौन सा प्रश्न आ रहा है, आगे भी प्रश्न आपका संयुक्त वाक्य से संबंधित ही आ रहा है। अब संयुक्त वाक्य क्या हो रहा है, देखो कि मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया, इस वाक्य के संयुक्त वाक्य के रूप में पहचान कीजिए। यानी उसको वापस संयुक्त वाक्य में पहचान करनी, उसको बनाना है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा, मोहन को हिंदी पढ़नी है और इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए शास्त्री जी के यहाँ गया, ठीक है ना। मोहन को हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया था। अब ये तो वाक्य यहाँ पर बिल्कुल एकदम गलत हो गया, और यहाँ पर ये जो है बिल्कुल संयुक्त वाक्य हो गया। मोहन को हिंदी पढ़नी है और हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया, ठीक है ना। ये वाक्य दोनों ही संयुक्त वाक्य हैं। आगे देखते हैं, आगे आया है आपका सरल वाक्य। सरल वाक्य को पहचानना है, सरल वाक्य इसमें से क्या होगा, देखिए कि उसने खाना खाया और मेला देखने चला गया। अब आपको बताना है कि ऊपर वाला वाक्य कैसा है। ऊपर वाला वाक्य यहाँ पर और शब्द है, और शब्द किस में आता है, बार बार कह रहा हूं, और शब्द संयुक्त वाक्य के अंदर पहचान है संयुक्त वाक्य की, ठीक है ना। इसमें निम्नलिखित विकल्प में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। ये जो संयुक्त वाक्य है इसको हमने किस में बनाना है, इसको सरल वाक्य में बदलना है, ठीक है ना। खाना खाकर उसने मेला देखा, उसने खाना खाया मेला देखने चला गया, खाना खाकर वह मेला देखने चला गया, और खाना खाया और मेला देखने चला गया। अब ये जो वाक्य है इसमें सही क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, खाना खाकर उसने मेला देखा। ये बिल्कुल एकदम सरल वाक्य है। अब सरल वाक्य की पहचान देखना, सरल वाक्य की पहचान, सरल वाक्य की पहचान क्या है। सरल वाक्य के अंदर एक ही उद्देश्य, एक विधेय और एक ही उद्देश्य होते हैं, एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होते हैं, ठीक है ना। एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होते हैं। फिर हम आगे देखेंगे उद्देश्य और विधेय क्या होता है। जैसे राम जोधपुर
जा रहा है, राम जोधपुर जा रहा है। इसके अंदर यहां पर जो राम शब्द है वो क्या है, कर्ता। और वाक्य के अंदर कर्ता हमेशा क्या होता है, कर्ता हमेशा उद्देश्य होता है। क्या होता है, उद्देश्य। इसको भी ध्यान रखना है, कर्ता हमेशा वाक्य के अंदर क्या होता है, उद्देश्य। सवाल पूछा जा सकता है, वाक्य के अंदर उद्देश्य हमेशा होता है, नीचे ऑप्शन आएगा कर्ता, तो आपको कर्ता को ही सही करना है। और वाक्य का विस्तार होता है वो हमेशा क्या होता है, विधेय होता है। वाक्य का विस्तार होता है वो विधेय से होता है, ठीक है ना। तो जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, यहां पर कौन सा होगा, हमेशा सरल वाक्य होगा, ठीक है। आगे चल के देखते हैं, आगे आ रहा है मिश्र वाक्य। जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजे थे, ठीक है ना। निम्नलिखित विकल्प में से किस इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। अब यहां पर सरल वाक्य को बदलना, इसमें जो ये वाक्य है मिश्र वाक्य है, इसको सरल वाक्य में बदलना है, ठीक है ना। घर आए तुम 4 बजे, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, ठीक है ना। घर 4 बजे, ये तो यहां पर सही बिल्कुल गलत हो गया। 4 बजा बजा ये भी गलत हो गया यहां पर। तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, ये बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। ये सरल वाक्य के अंदर हमने इसको बदला है। आगे देखते हैं मिश्र वाक्य। जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्ण अवस्था में थे। रुग्ण अवस्था का मतलब होता है बीमार थे। कैसे थे, बीमार थे। यहां पर निम्नलिखित विकल्प में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। अब ये इसको भी अपन को क्या बनाना है, सरल वाक्य। तो मैंने जब और तुम, जब वाक्य आ रहा है, जब तुम और जब, जहां पर जब और तब का प्रयोग होता है वो मिश्र वाक्य होता है, ठीक है ना। और रुग्ण अवस्था में जब तुम्हें देखा था, ठीक है ना, ये भी मिश्र वाक्य के अंदर हो गया। मैंने तुम्हें रुग्ण अवस्था में देखा था, ये बिल्कुल एकदम सही है। रुग्ण अवस्था में देखा था, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आगे चल के देखते हैं कि संयुक्त वाक्य आ रहा है, उसको अपन को किस में बदलना है, इसको सरल वाक्य में बदल करके लिखना है। नीचे दिया गया ऑप्शन आपको सही ढूंढना है। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। अब ये वाक्य है, इसको अपन को कौन सा है, सरल वाक्य क्या होगा इसका सही। तो इसका सरल वाक्य क्या हो गया कि दंड से बचने के लिए वह भाग गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। आगे देखते हैं किस प्रकार का वाक्य आने वाला है। आगे भी आपके यहाँ पर संयुक्त वाक्य आया हुआ है और उसको हमने किस में बदलना है, उसको सरल वाक्य में बदलना है। सवाल इसी प्रकार से बनते हैं वाक्य से संबंधित। संयुक्त वाक्य आता है उसको सरल में बदलना है, सरल आ रहा है उसको मिश्र में बदलना है। देखो कैसे हो रहा है, ये भी अच्छे हैं और वे भी अच्छे हैं। अब और आया है, इसका मतलब क्या है, ये संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य। इसको अपन को किस में बदलना है, उसको सरल वाक्य में बदलना है। यहां पर सरल वाक्य, ये अच्छे हैं और वे अच्छे हैं, ये सब अच्छे हैं और बुरे हैं, और आ गया तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। सब बुरे हैं, ये भी नहीं है, सब अच्छे हैं, ठीक है ना। ये भी अच्छे हैं और वे भी अच्छे हैं, अर्थात सब अच्छे हैं। तो इसमें जो है एकदम सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न हम लगातार ले रहे हैं और लगातार आपके सामने चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में। मिश्र वाक्य क्या है, लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। निम्नलिखित विकल्प में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। अब मिश्र वाक्य है, इसको अपन को किस में बदलना है, इसको बदलना है यहाँ पर सरल वाक्य के अंदर, ठीक है ना। सरल वाक्य में मूर्ख लोग समझते हैं, मूर्ख लोग समझते तुम्हें, लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। यहां पर तुम मूर्ख हो, लोग समझते हैं, यहां पर लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। ये एकदम बिल्कुल वाक्य सही है और इसके अंदर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसको हमें अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, आगे कौन सा प्रश्न आ रहा है, उपयुक्त गद्यांश के आधार, ये देखो पीछे एक मिनट चलते हैं इसको। ये यहां तक हमने 15 सवाल देखा है कि मिश्र वाक्य के अंदर आगे हमारे सामने किस प्रकार के वाक्य आने वाले हैं या किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इसको हम चर्चा करते हैं। आगे देखिए, आप जो ये पीछे देख रहे हो ये क्या है, गद्यांश है। क्या है, गद्यांश। तो इस प्रकार अपठित गद्यांश आएगा और उससे आपको ढूंढ करके उत्तर लिखना है। बिल्कुल आसान है, परंतु आप ये समझना अपन को कि उत्तर उसको कैसे ढूंढना है, उत्तर तक कैसे पहुंचना है। तो इसको सबसे पहले है आपको, यदि 1-2 मिनट लगे तो इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। यदि नहीं पढ़ा तो उस उत्तर तक आप नहीं पहुंच पाओगे। सीधे आप प्रश्न पढ़ करके उसके उत्तर के पास पहुंचने का प्रयास करोगे तो उत्तर आपको नहीं मिलेगा, तो वाक्य गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। देखिए, खाली जगह, एक युवक पत्थर की बेंच पर बैठ करके टिफिन खाता हुआ, उसने कुछ दूर उससे कुछ दूर एक उम्रदराज मगर तंदुरुस्त आदमी सेनाई जैसा
खाली जगह वेग पाइपर, वेग पाइपर बजा रहा था, ठीक है, वेग पाइपर बजा रहा था। उसने काला लबादा ग्राउंड पहन रखा था, कपड़े जूते ठीक ठाक पहन रखे थे, हैक भी लगा रखा था। उसके सामने जमीन पर काठ और कपड़ों का बना हुआ संदूक नुमा बॉक्स था, बॉक्स में कुछ सिक्के थे। वे खड़ा होकर वाद्य, ठीक है ना, बजा रहा था। क्या कर रहा था? बजा रहा था। उसके गाल वाद्य बजने के कारण फूल जो है फूल फूल जा रहे थे। जैसे हमारे यहाँ भी शहनाई बजाते समय जो है शंख या फूंकते समय ऐसा होता है, ठीक है ना, जैसे गाल फूलते हैं। लोग उसके सामने से अदब से गुजर रहे थे। अदब का मतलब होता है बड़ी इज्जत, बड़े शान के साथ में उससे गुजर रहे थे, उसके सामने से, ठीक है ना। दो लोगों ने उसे उसे अभिवादन किया, अभिवादन बोलो नमस्कार किया उसको झुक करके। कुछ लोग जो करीब जाते और झुक करके बॉक्स में पैसे डाल देते। दूर से जो फेंकता हुआ ना, दूर से कोई फेंकता नहीं था, दूर से कोई पैसा नहीं फेंकता था, वह एक भिखारी था। इसलिए यहाँ उसे ट्रिस्ट आर्टिस्ट जो है न होने का अफसोस हुआ। भिक्षा के लिए या हाथ फैलाने के लिए परंपरा नहीं है, भिक्षा के लिए हाथ फैलाने की परंपरा नहीं है। ये हमने जो गद्यांश पढ़ा है, अब इस गद्यांश में से कैसे प्रश्न बन रहे हैं उसको भी हम देखेंगे, कैसे प्रश्न बन रहे हैं। अब प्रश्न कैसे बन रहा है देखो, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उसने कुछ दूर पर एक उम्र दराज मगर तंदुरुस्त आदमी शहनाई जैसा क्या बजा रहा था। यहां पर ये जो सामने आ रहा है ऑप्शन आपके सामने, उसको हमने पीछे पढ़ा है। क्या बजा रहा था? बैग पाइपर बजा रहा था, ठीक है ना। बैग पाइपर एक वाद्य यंत्र होता है जिसको फूंक मार करके बजाया जाता है। आगे देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहां पर क्या है, उसने काला लबादा ग्राउंड पहन रखा था, लबादा पूरा शरीर ढका हुआ था उसका, ग्राउंड पहन रखा था काला। इस खाली जगह के अंदर क्या आएगा? पहन रखा था, पहन रखा था, तो क्या आएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। वह खड़ा होकर वाद्य खाली जगह रहा था, क्या कर रहा था? बजा रहा था, ठीक है ना, बजा रहा था। ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको आसानी से उत्तर मिल जाते हैं। आगे देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर आपको उसको विपरीत शब्द लिखना है, विपरीत शब्द लिखना है, अर्थात क्या लिखना है? विलोम शब्द लिखना है। क्या लिखना है? विलोम शब्द। ये भी आपको ध्यान में रखना है, विपरीत शब्द आते हैं, क्या लिखना है इसमें? विलोम शब्द लिखना है। किसका? अदब का विलोम शब्द लिखना है। अदब का मतलब होता है इज्जत के साथ में, शिष्टाचार के साथ में उनके सामने से गुजर रहे थे, ठीक है ना, हमने पढ़ा। तो अदब का विलोम क्या हो जाएगा? अदब का विलोम बेअदब। क्या हो जाएगा? बेअदब। अदब का मतलब शिष्टाचार के साथ में, ईमानदारी के साथ में, या शिष्टाचार के साथ में झुक करके या बहुत इज्जत दे करके उनके सामने से गुजर रहे थे। और बेअदब का मतलब यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे प्रश्न आ रहा है कि उपयुक्त वाक्य के अंदर आपको क्या लिखना है। इसमें जो निम्नलिखित वाक्य के चिन्ह शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहां पर जो चिन्ह शब्द क्या लिखा हुआ देखो, कि पास में पैस यानी सिक्के, यहां पर पैसे हैं, ठीक है ना, सिक्के न होने का अफसोस हुआ, ठीक है। अब यहां पर जो सिक्के या पैसे शब्द हैं उसका क्या लिखना है अपन को? पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो सिक्का का पर्यायवाची रूपक, मुद्रा, गाहक या टक। यहां पर क्या हो जाएगा? मुद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुद्रा। आगे देखते हैं, आगे एक और आपके सामने गद्यांश आएगा, उसको पढ़ करके उससे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। पहले गद्यांश में कैसे प्रश्न बन रहे थे उसके ऊपर चर्चा करी, और यहाँ पर जो गद्यांश आ रहा है उसके ऊपर हम उसको पढ़ते हैं और कैसे प्रश्न बनेंगे। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाली जगह महिलाओं के समक्ष भारत में, बल्कि ये कहें कि संपूर्ण विश्व में एक समस्या सर्वाधिक है, ठीक है, खाली जगह। और वह ये है कि इन महिलाओं को यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है, यानी यौन उत्पीड़न का शिकार महिलाओं को होना पड़ रहा है, ये कह रहा है गद्यांश। पूर्व में केवल फिल्म जगत में जुड़ी हुई महिलाओं का या कलाकारों के संबंध में ऐसी बात उठती थी, जबकि वर्तमान में खाली जगह के हर क्षेत्र में ये समस्या उत्पन्न होने लगी। अब यहाँ पर देखना है कि खाली जगह में क्या आने वाला, आपके लोगों के द्वारा उन्हें सताया जाता था तथा अब
तथाकथित शिक्षितों द्वारा भी उन्हें सताया जा रहा है। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक और भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष जिनका नाम था वर्णपाल सिंह गिल और राष्ट्रीय प्रशासक सेवा की खालजगा श्रीमती बजाज के बीच विवाद को लेकर न्यायालय में जो मामला उठाया था वह यौन उत्पीड़न का मामला था। तो ये गद्यांश हमने पढ़ा है, तो इसमें जो खलजगा है उसमें क्या शब्द आएगा उसको अपन को देखना है। ठीक है, यहां पर देखो गद्यांश में रेगिस्तान 2 नंबर की जो खलजगा है उसकी पूर्ति के विकल्प में से क्या होगा। तो यहां पर पीछे देखना है कि 2 नंबर को जो है क्या आ रहा है, 2 नंबर के अंदर क्या है। यहां पर ऑप्शन दिया हुआ क्या क्या आने वाला है कि सहज, सामान्य, विशेष या जटिल। तो अपन को देखना है उसको पीछे जाकर के कि संपूर्ण विश्व में एक समस्या सर्वाधिक जटिल है, सर्वाधिक जटिल है। ठीक है ना, तो इसमें क्या आएगा, जटिल आएगा। ठीक है ना, जटिल समस्या है पूरे विश्व के अंदर, ऐसे आपके उत्तर आएंगे। दूसरा कि तीसरी खलजगा में से क्या विकल्प आएगा, तीसरी खलजगा में विकल्प क्या आएगा, तीसरी खलजगा क्या है, विकल्प क्या है, विश्व, शहर, समाज और संस्कृति। तो यहां पर तीसरी खलजगा में आपके क्या आने वाला है, वो गद्यांश में चलते हैं वापस देख ले। तीसरी खलजगा क्या है कि जुड़ी महिलाओं के साथ संबंध ऐसी बातें उठने लगी थी जबकि वर्तमान में समाज के हर क्षेत्र में यह समस्या उत्पन्न होने लगी है। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो है आपका तीसरे नंबर पे सवाल है, उसका ऑप्शन आएगा यहां पर समाज। क्या आ जाएगा, समाज। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास में कौन सा प्रश्न आ रहा है कि 4 नंबर की खलजगा है उसमें क्या आएगा, उसमें जो है बली, अशिक्षित, गरीब या गंवार। यहां पर देखना है 4 नंबर खलजगा में क्या आने वाला है। तो वापस इस गद्यांश को देखते हैं कि क्षेत्र में समस्या उत्पन्न होने लगी है, लोगों द्वारा तो उन्हें सताया जाता ही था, यानी अशिक्षित लोग तो उनको सताते ही थे, अशिक्षित। यहां पर खलजगा में क्या आएगा, अशिक्षित लोग तो उनको सताते थे, जबकि अब शिक्षित लोगों के द्वारा भी उन महिलाओं को सताया जाने लगा है। तो यहां पर जो है आपके सामने जो अशिक्षित, ऑप्शन क्या आएगा, अशिक्षित। 4 नंबर पे जो खलजगा में क्या आएगा, अशिक्षित। ठीक है ना, आगे देखते हैं प्रश्न क्या आ रहा है। 5 नंबर की खलजगा के अंदर क्या आएगा, जो 5 नंबर की आपकी खाली जगह है उसमें उचित विकल्प कौन सा आएगा, सहयोगी, नौकर, पदाधिकारी या कर्मचारी। पीछे अपन को वापस जो है उसको देखना पड़ेगा। यहां पर 5 नंबर है ये खलजगा, तो यहां पर देखिए कि संघ के अध्यक्ष कंवरपाल सिंह गिल और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, क्या आएगा, पदाधिकारी। क्या आएगा, पदाधिकारी। तो जो है इस खलजगा के अंदर 5 नंबर की खलजगा में क्या आने वाला है, 5 नंबर की खलजगा में आएगा पदाधिकारी। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने इस पूरे क्लास के अंदर देखा है कि किस प्रकार क्रिया कैसे सवाल आते हैं, किस प्रकार से आपके काल से संबंधित सवाल आ रहे हैं और किस प्रकार से गद्यांश से सवाल पूछे जा रहे हैं और वाक्य से कैसे सवाल बन रहे हैं, ये हमने सब चर्चा करी है। हमें बिल्कुल आशा है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस क्लास को पूरा देख करके अपना पेपर के अंदर जो प्रश्न आ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से हल करना है और लगातार आप वीडियो देखते रहें। और पीछे जो क्लासें चली है, हमने 2 क्लासें चलाई है मैराथन, उसको भी पूर्ण देखें, यहां से जरूर आपको प्रश्न मिलेंगे, ये यकीन दिलाता हूं, ये विश्वास आपके साथ में मैं साझा करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।